हर रोज एक नया जख्म मिल रहा है बॉलीवुड को। और करण वर्मा उस जख्म के अंदर नमक लगा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी वो ताजा ताजा बॉर्डर 2 देख के आ रहे हैं। तो थोड़ा हम बॉर्डर 2 को डिस्कस करेंगे, रिव्यू देंगे। मैं उनसे पूछूंगा कि ये मूवी कितनी अच्छी है, देखने लायक है नहीं है, क्योंकि आपको पता है सिर्फ स्टोरी नहीं होती। बंगाल फाइल्स एक पावरफुल स्टोरी थी, पर वो इतना बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस सा कर नहीं पाई। तो थोड़ा मैं स्टोरी क्या है, ऑब्वियसली रिव्यू के पैरामीटर्स के अंदर किस तरह की बनी है, क्या है, वो डिस्कस करूंगा। पर ज्यादा बड़ा जो ओवर आर्चिंग थीम है, जो जख्म हर रोज मिल रहा है, क्योंकि कल मैं टीवी डिबेट पे था, करण भी किसी टीवी डिबेट पे होंगे, जहां पे एक बड़ा इकोसिस्टम चीख चीख के चिल्ला रहा है कि ऐसी मूवीज क्यों बन रही हैं, बॉर्डर 2 जैसी मूवी क्यों आ रही है, क्यों मैं हूं ना जैसी मूवी नहीं बनती है, जहां पे इंडियन आर्मी के अफसर को ही दिखाया जाता है कि वो बाद में पलट के टेरर अटैक कर रहा है, या फिर रोमांटिक मूवी मैस्कुरेडिंग एज इंडिया पाकिस्तान के अफसरों के बीच में, खुफिया एजेंसीज के बीच में अमन की आशा है, और वो इतना ब्यूटीफुल प्यार है जिसको क्यों हम नहीं निभाते, और वो स्विट्जरलैंड में प्यार होना चाहिए, या किसी बीच पे होना चाहिए, या किसी पूल साइड पे होना चाहिए। तो थैंक यू करण जुड़ने के लिए, और आप बॉर्डर देख के आए हैं, तो पहले थोड़ा बॉर्डर से स्टार्ट कीजिए, फिर हम इस दिशा में जाएंगे जहां पे ए आर रहमान के कमेंट चल रहे हैं, विद्या बालन के चल रहे हैं, आमिर खान के बहुत सारे कमेंट्स हैं, उस पे आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इट्स अ गुड फिल्म। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिल्म। कुछ लोग हो सकता है इसको ये कहें कि भाई थोड़ा ज्यादा ड्रामा है, थोड़ा ज्यादा इमोशंस हैं, बट देन दैट्स हु वी आर। आई मीन, इसमें क्या अपॉलोजिया किस बात का होना चाहिए भाई? दैट इज हु वी आर एज इंडियंस। वी आर अ सेंटिमेंटल, वी आर एन इमोशनल लॉट। एंड द स्टोरी टेलिंग, अगर मैं बात करूं, इसमें एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बॉर्डर 1, आई थिंक हम लोग सब जब बड़े हो रहे थे, इट वाज अ लैंडमार्क फिल्म। एंड उसमें जो इमोशंस दिखाए थे, वी फेल्ट इट। वी फेल्ट इट सो मच कि बहुत लोग हम में से जब बच्चे थे तो 71 का जो शौर्य था, हमने वो बॉर्डर के ही जरिए जाना। आर फर्स्ट ब्रश विद 71 वॉज थ्रू बॉर्डर। आई थिंक इस जनरेशन में जो बच्चे होंगे उनके लिए वही काम बॉर्डर 2 करेगी, ये मेरा मानना है। इट विल इनलाइटन यू अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। साथ में इन्होंने जो इमोशंस डाले हैं इसमें, and there's a line in this film where Sunny Deol says कि we live as brothers and we die as brothers. And ये जो bond होता है on the battlefield, इससे sacred कोई bond नहीं होता, because we carry each other off sometimes, we die in each other's arms. तो वो emotion बहुत powerful way में दिखाया है। एंड इवन द थ्री गाइज, अगर मैं बात करूं, वरुण धवन, मुझे प्रोमो से तो लग रहा था कि अजीब सा है, कुछ कुछ क्रिंज होगा, क्या होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। He's done a very good job. So has Ahan Shetty and Diljit Dosanjh. तो जैसे 71 के युद्ध पे हम लोग की जो बॉर्डर 1 थी, उसमें दैट वाज अबाउट वन बैटल इन 71 वॉर, बैटल ऑफ लोंगेवाला। दिस इज अबाउट अ सीरीज ऑफ अदर बैटल्स। ज्यादा बैटल अगर मैं कहूं तो बैटल ऑफ शकरगढ़। शकरगढ़ इज अ प्लेस जहां से जम्मू कश्मीर की एक चिकन नेक थी जिसको काट के अलग करना चाहते थे। तो वहां पे जो शौर्य की गाथा थी 71 में ही, उसको बताया गया है इस पिक्चर में। एंड वेरी वेल मेड दैट वे। या चिकन नेक की बात करी तो ये भारत के अंदर ये चिकन नेक ही ढूंढते रह जाते हैं। कभी बांग्लादेश के जो वहां पे आके है उठ के कि भैया चिकन नेक ढूंढ रहा है, कभी आप बोल रहे हो कश्मीर के आसपास कुछ ढूंढ रहा है। ये कंसिस्टेंट प्रॉब्लम बन गई है। पर अब ये चिकन्स की तरह भाग क्यों रहे हैं, और ये क्यों चहक रहे हैं कि ऐसी मूवीज बन रही है? मैं इस पे 2-3 कमेंट जाऊंगा, क्योंकि आपने कहा यंगर जनरेशन, क्योंकि जेन जी की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो आपने जब कहा बॉर्डर 2, तो मैंने नहीं देखी है, पर बॉर्डर 1 में आपने कहा हम ब्रदरहुड है जो दिखा रहा है। मुझे याद आती है बॉर्डर 1 में एक बहुत फेमस लाइन थी, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आई थिंक दैट इज द टाइम द एयरफोर्स कम्स एंड बॉम्ब्स सर्टेन एरियाज। सो वो कौन सुपीरियर है, वो एक प्लेफुल वे में, बट हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। एंड दैट मैसेज ऑफ यूनिटी, that message that everybody is united, be it our air force, navy, army, or we the people of India, ये एक इकोसिस्टम को बहुत दर्द देता है। और इसको जरा चिकन नेक के संदर्भ में करें, क्योंकि एक व्यक्ति जेल में है 5 साल से, जो भारत के अंदर से चिकन नेक को अलग करना चाहता था। तो मूवी से मैसेजिंग भी है, वो मैसेजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस तरह की मूवीज के अंदर। एंड इसमें इस चीज को दोबारा रिविजिट किया। इनफैक्ट द थ्री प्रोटैगनिस्ट्स, वरुण धवन इज रिप्रेजेंटिंग द आर्मी, दिलजीत दोसांझ is an IAF officer, Indian Air Force officer, and Ahan Shetty is shown as a naval officer.
तो उन तीनों की बॉन्डिंग दिखाई है, उन तीनों की दोस्ती दिखाई है व्हाइल दे वर ट्रेनिंग टुगेदर, एंड दैट इज द लार्जर मैसेज जो सनी देओल ने इसमें देने की भी कोशिश करी है, वी डाई एज ब्रदर्स एंड वी लिव एज ब्रदर्स। इसके सिवाय इसमें जो एक और एस्पेक्ट जो बॉर्डर 1 ने भी बहुत अच्छे से दिखाया था, इज द सैक्रिफाइस ऑफ द फैमिली मेंबर्स, अ न्यूली वेड, एक छोटा सा बच्चा है किसी का, एंड देव यूज द सेम सॉन्ग्स ऑल्सो, संदेशे आते हैं देव यूज द सेम सॉन्ग, एंड ए जाते हुए लम्हो, दोनों जो सॉन्ग्स हैं उनको इन्होंने सेम यूज किया इसमें। एक बात हमेशा आती है जब चिकन स्नैक की बात होती है, इस पिक्चर में भी ये बात कही गई है और आज तक ये बात आती है, हम लोग क्यों नहीं इनको सॉल्व कर पाए? ये सब सॉल्वेबल थी, चिकन स्नैक की जो प्रॉब्लम्स थी इवन 71 वॉर के बाद हम सॉल्व कर सकते थे विद बांग्लादेश, हमने नहीं सॉल्व करी। तो इस पे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप्स इन द पास्ट सोती रही, एंड आज जब इसके बारे में कोई बात करता है एंड इंटरनल एलिमेंट्स बात करते हैं, जैसे उमर खालिद ने बात करी और लोगों ने बात करी, तो एक वल्नरेबल पॉइंट तो है ही है ना ये हमारा। आई विश दिस नेवर एग्जिस्टेड, इसमें इस बात को चर्चा भी करिए कि ये सब चीजें बहुत इजीली थॉटफुली सोची जा सकती थी। और इस पिक्चर के बाद आप भी एक सवाल पूछोगे और आई एम श्योर आपकी जनता भी सोचेगी ये बात, कि इतनी बड़ी जीत हुई, इतनी ऐतिहासिक जीत, मतलब हिस्ट्री में है ऐसी जीत, 93,000 सोल्जर सरेंडरिंग, एंड उसके बाद भी हम इन इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाए, और एक जो बांग्लादेश बनाया वो भी हमें आंखें दिखा रहा है। तो इट आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, और ये इसी वजह से हो पाया बिकॉज हमारी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में यूनाइटेड नहीं थी, काफी सारे फैक्टर्स थे, एंड हमें शत्रुबोध की कमी थी। यही दो चीजें हैं कह सकते हैं, और कोई इसमें तीसरा वो नहीं है, इतनी बड़ी जीत के बाद भी। अब इकोसिस्टम को क्यों दर्द होता है? ये वही इकोसिस्टम है जिसने एक इंडस्ट्री बनाई थी, एक ऑडियंस ढूंढी थी अपनी पाकिस्तान के अंदर। उनका मानना था, कैलकुलेटेड मूव था, कि एक पाकिस्तान में हमारी 20-25 करोड़ की एक ऑडियंस है। नाउ टू विन दैट ऑडियंस ओवर, दैट्स लाइक अ वोट बैंक, जैसे यहां पे एक माइनॉरिटी वोट बैंक जीता जाता है, इनको विन ओवर करना बहुत आसान है। प्रो पाकिस्तान थोड़ी सी फिल्में बनाना स्टार्ट करो एंड देन सी व्हाट काइंड ऑफ कलेक्शन वी गेट देयर। अब वो एक मार्केट इनकी खत्म हो गई, एंड लुक एट द अनअपोलोजेटिक वे इन विच बॉर्डर 2 हैज गॉन। गल्फ कंट्रीज ने इसको भी बैन कर दिया, बाय द वे, गल्फ कंट्रीज ने धुरंधर को बैन किया, गल्फ कंट्रीज ने बॉर्डर 2 को बैन किया, दे डिडंट केयर। उनका फंडा सिंपल है, आपको बैन करना है करो, पाकिस्तान को हम जो है पाकिस्तान वही दिखाएंगे। इसमें पाकिस्तान का एक ऑपरेशन चंगेज खान दिखाया, हाउ पाकिस्तान स्टार्टेड बॉम्बिंग इंडियंस फर्स्ट, जस्ट एज हाउ पहलगाम भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और मैं चाहता हूं ऐसी 100 फिल्में बननी चाहिए। आप सोचो इश्करन, अगर इस तरह का हॉलीवुड में कोई विक्ट्री होती कि 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया, कम से कम 50 फिल्में बन के 5 ऑस्कर जीत चुकी होती। 50 फिल्में बन के 500 ऑस्कर जीत चुकी होती, पूरे वर्ल्ड में बच्चा बच्चा देख के आया होता। आप क्योंकि उस समय इकोनॉमिक स्थिति में, वेपनरी में, नई नई इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया पाकिस्तान इकोनॉमिकली ऑलमोस्ट द सेम पावर थे। कई लोग कहते थे पाकिस्तान वाज स्पेंडिंग मोर ऑन वेपनरी देन इंडिया एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, है ना। सो वो में आप मानो यूएसए ने कितनी मूवीज बनाई हैं, जब वो वर्ल्ड वॉर 2 जीतने की गिनती खत्म हो जाती है। हमारे शौर्य की आप मूवी नहीं बनाते, और वो भी उसके अगेंस्ट जहां पे यूएस की धमकी थी, सुपर पावर की धमकी थी कि तुम बांग्लादेश घुसोगे। उसमें मैं पॉलिटिकल लीडर को तारीफ करूंगा, लीडरशिप की, और क्रिटिसिज्म करूंगा कि चिकन नेक क्यों नहीं सॉल्व की। मैं दोनों एंगल्स की बात करता हूं, बट वो थ्रेट था यूएस का। भाई साहब, यूएस वो नेवल फोर्स भेज दी यूएस ने, यूएस सेंट इट्स 7th फ्लीट, उस पे हमें टू द बे ऑफ बंगाल। हाँ, उस पे मूवी नहीं बनती। पर आपने पाकिस्तान की बाकी तो एक है तो फनी कैरेक्टर, बट रिव्यू है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये आज शायद जेल में है क्योंकि इन्होंने कोई फायरिंग वायरिंग कर दी है, कुछ चल रहा है केआर के। ये बोलते हैं कि डायरेक्टर अनुराग सिंह ने हर सीन जो शूट किया है टू मेक हैप्पी द इंडियन ऑडियंसेस। तो भाई क्या मूवी गल्फ के लिए बने या पाकिस्तान ऑडियंस के लिए बने? मतलब इतना आप शायद इन्होंने रियलाइज भी नहीं कर रखते हुए कि पाकिस्तान सोल्जर्स क्राई बेग फॉर मर्सी इन ईच सीन, इंडियन सोल्जर्स बीट देम लाइक डॉग्स, means Indian people will love to watch such scenes, so film will be a blockbuster। पर मुझे इसमें 3 बातें अच्छी लगी, तीनों लाइन है, शायद इसने रियलाइज की नहीं की, कि मूवी इंडियन ऑडियंस के लिए बनी है। मतलब क्या ये बोलना पड़ेगा कि भारत की मूवी इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बनेगी? एक बात तो आपने सही कही कि इंडिया के लिए बनी है, पर मैं एक बड़ा पॉइंट बोलना चाहता हूं, सच दिखाया है इसमें। 93,000 सोल्जर्स ने पतलून उतारी थी, अपनी बेल्ट उतार के रखी थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। मतलब ये कोई इफ बट की बात नहीं है जो उसने लिखा है ना, दे वर बेगिंग फॉर मर्सी एंड ऑल, बिल्कुल सत्य हुआ ये 93,000 सोल्जर्स के साथ। उन्होंने यहां पे हमारा राशन खाया, ठीक है। मैं तो इसको बहुत बड़ी गलती मानता हूं अपना, मैंने इस पे कभी एक वीडियो भी बनाया। आपको जान के हैरत होगी, इन 93,000 सोल्जर्स को
हमने पूरा हुक्का पानी कराया, इनको विंटर में हम लोग क्लोथ्स देते थे, इनके पढ़ने के लिए उर्दू किताबें रखी गई, वहां एक लाइब्रेरी खोली गई, इनको स्पोर्ट्स खेलने के लिए हम देते थे, इनको सारे टीटी बैडमिंटन सब कुछ खिलाया हमने। मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं थी हमें इतनी खातिरदारी करने की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई रियली डोंट नो व्हाई दे डिड इट। इनफैक्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, he says that when he went to Pakistan after this war 3 months later, and there was a governor who greeted him. Governor gifted him a martini, by the way, his words. And the governor said, आपने हमारे बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखा, इसके लिए हम आपके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और इतना जलवा था, मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी वहां पे कहते थे हमारे मैसेजेस AIR के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाओ, और हम पहुंचाते थे। और हमने जब उसमें डिले कर दिया तो इन्होंने हमारी कंप्लेन कर दी कि हमारा मैसेज जल्दी क्यों नहीं पहुंचाते हो भाई। तो ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, जरा मैं इसको, आई डोंट सी इट एज अ मैटर ऑफ प्राइड। I absolutely adore Field Marshal Sam Manekshaw, but when he says all of this, and when he says कि अरे this is as per Geneva Convention and all of this, I don't think it's something to be proud of. He might be happy. I don't believe in that. ये देखो, मैं यही बोल रहा हूँ ना, मैं और ये हिस्ट्री को क्रिटिकली एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि they were absolute the greatest parts of India, including what Field Marshal did, or including what at that time the entire army did and the armed forces did. ये पेनफुल पॉइंट्स जिनको हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। ठीक है, जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से आपने किया, यूएस जिनीवा कन्वेंशन की कौन सी बत्ती बनाता है, वो किस तरह एनिमी कॉम्बैटेंट्स को क्लासिफाई करता है, वो किस तरह ग्वाटेमाला बे कर देता था, वो किस तरह वाटर बोर्डिंग करता था, वो किस तरह वेनेजुएला के प्रेसिडेंट उठा के लाता है। हम ये दिस इज टू सॉफ्ट इन भारत। नो नॉट जस्ट टू सॉफ्ट, मैं इसी की बात करता हूं। 54 सोल्जर्स हमारे उस टाइम के, वी कुड नॉट नेगोशिएट टू ब्रिंग देम बैक। 54 सोल्जर्स पे पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान के एक दो पत्रकारों ने लिखा कि वो आज तक सड़ रहे हैं, बैक इन 98-99 जब वाजपेयी जी की बातचीत स्टार्ट हो गई थी। कुछ उसका उन्होंने हिसाब नहीं दिया, और आपने 93,000 को पालन पोषण करके, सबका वेट बढ़ गया था बाय द वे, इतनी खातिरदारी हुई थी, उनको आपने वापस भेज दिया ना। आपने कश्मीर का फाइनल सोल्यूशन निकाला, आप पूरी तरह जुल्फिकार अली भुट्टो की बात में आ गए। एंड देन ही गोज बैक एंड सेज वील ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। आप अपने 54 सोल्जर्स नहीं ले पाए वापस। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती है? अ बैटल दैट यू वन ऑन द बैटलफील्ड बट लॉस्ट ऑन द डिप्लोमैटिक टेबल। एंड इंदिरा गांधी, somebody who had that sort of political will, huge respect for the political will she showed at that time, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, but she lost at the diplomatic table। और सैम मानेकशॉ जी के वर्ड्स हैं, भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ हर, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, सब सर्च कर सकते हैं। भुट्टो मेड अ कंप्लीट एस, पहले ही सेज, देन ही सेज मेड अ कंप्लीट मंकी आउट ऑफ हर। दिस इज आवर प्रॉब्लम ना, वी हैव टू लुक एट इट। इतना सैक्रिफाइस के बाद वी लॉस्ट द प्लॉट। दैट इज व्हाई मैं ये बोलता हूँ ना कि ये मूवीज क्यों जरूरी हैं। मैं ज्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं जा रहा, वो जो हमें क्रिटिकली एनालाइज करनी चाहिए। मे बी वन अदर वीडियो वी विल क्रिटिकली एनालाइज दिस हिस्ट्री ऑफ व्हाट वी गेन्ड एंड व्हाट वी शुड हैव गेन्ड एंड वी डिड नॉट गेन, सो इन अ सेंस वी लॉस्ट दैट। क्योंकि यूएस तो बोलता है कि मैं अगर तेल लूंगा तुमसे तो तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए मैं अपनी मिलिट्री बेसिस बनाऊंगा वहां पे। भाई बांग्लादेश में 4 मिलिट्री बेस ही बना लेते, उनका एरिया रहने देते करके, मतलब 100 ऑप्शन है। आई डोंट वांट टू टेक द टॉपिक देयर, 100 ऑप्शन है। यूएस का एक रोड मैप आप फॉलो कर लेते, उस समय कौन बोलता, कोई नहीं रोकने वाला था आपको उस समय, क्योंकि आप जीत चुके थे, यू आर द विक्टर। एंड वन मोर फैक्ट आई विल जस्ट ऐड टू दिस, 71 में आवर आर्म्ड फोर्सेस वर ऑफिसर क्लास was because of Britishers, the cream dala cream of the society, the Rajas, the Nawabs of Pakistan, the upper middle class, the intelligentsia, the industrialist का बच्चा, क्योंकि वो ब्रिटिश जमाने से चलते आ रहे थे 71 के अंदर। तो यू डिड नॉट ओनली हैव नंबर्स, यू हैड द इंटायर क्रीम ऑफ पाकिस्तान विद यू, फॉर विच गवर्नर अगर गिफ्ट कर रहा है तो उसका ही कोई बेटा, भतीजा, चाचा कोई होगा आर्मी के अंदर, तभी वो इतना पर्सनली फील कर रहा है। आज की आर्मी बहुत डिफरेंट है 1971 की आर्मी में, इन द सेंस ऑफ ऑफिसर क्लासेस, इकोनॉमिक एंड सो कॉल्ड बैकग्राउंड कॉम्पोजिशन। एनीवेज, पर ये ना टची टॉपिक आपने छेड़ दिया तो फिर वो बिल्कुल ही मिला जा रहा है। पर अब थोड़ा मैं इस मूवी पे आता हूँ, इसलिए मूवीज ऐसी जरूरी हैं जो ये सच्चाई दिखाती है। इसके धुरंधर और बॉर्डर 2 के बीच में एक मूवी आई थी 21, वो भी एक वॉर मूवी थी। और एक्चुअली मैं, क्योंकि मेरे चाइल्डहुड में धर्मेंद्र ऑब्वियसली ही मैन एंड फ्रॉम पंजाब एंड ऑल, तो मेरे तो वो अनडाउटेबली जब बचपन में मूवीज देखते थे, ही वाज माय ग्रेटेस्ट स्टार, आई वुड लव टू वॉच। बट वो मूवी किस तरह वॉर को दिखाती है वर्सेस बॉर्डर दिखाती है, ये दो बॉलीवुड्स भी दिखाता है।
किस तरह धुरंधर दिखाती है इंटेलिजेंस ऑपरेशन और किस तरह टाइगर दिखाती है या पठान दिखाता है, ये भी दो बॉलीवुड्स हैं। तो ये दो बॉलीवुड्स की टसल, क्योंकि यू ऑब्जर्व इट ऑल, आप किस तरह देखते हैं उसमें मैं एक कॉन्टेक्स्ट जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि AR रहमान का एक कमेंट आया जिसमें उसने छावा मूवी को कहा कम्युनल है, डिवाइसिव है और मुझे कम काम मिलता है। जिस व्यक्ति को रामायण मिल रही है, क्यों मिल रही है मुझे नहीं पता, बट जिस व्यक्ति को रामायण मिल रही है वो कहता है जैसे ही करियर में डिप आया, जो सबके करियर में आता है, अमिताभ बच्चन का करियर कितना था, अर्ली 90s तक डिप कर गया था, देन हिट सेकंड इनिंग। गोविंदा का कितना था, 15-18 साल एट पीक, करियर डिप कर गया। इनका तो 30-35 साल का हो चुका है। तो भैया ये क्या कश्मकश चल रही है बॉलीवुड में, और ओल्ड बॉलीवुड, न्यू बॉलीवुड, सेकुलर बॉलीवुड, रियलिस्टिक बॉलीवुड, किस तरह आप इसको परिभाषा को देंगे और एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, एक बात हमें पहले समझनी चाहिए, ये बॉलीवुड जो है ये कभी भी एक्चुअली बॉलीवुड था नहीं। बॉलीवुड वर्ड का तो वैसे छोड़ दीजिए, इट वाज नेवर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इट वाज ऑलवेज ओन्ड बाय दिस लॉबी जिसको लोग उर्दू वुड कहते हैं, कराची वुड कहते हैं, और मैं अगर साफ तौर पे इफ आई कैन स्पेल इट आउट, इट हैड अ मुस्लिम लॉबी दैट रूल्ड ओवर इट। एंड इसका बड़ा सिंपल रीजन है, मैं अगर हिस्ट्री में जाऊं इसमें तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक पूरा है वाक्या। इट स्टार्ट्स विद द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। सबसे पहले जो एक एसोसिएशन आई थी, दैट वाज द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, व्हिच वाज स्टार्टेड बाय अ गाय नेम्ड सज्जाद जहीर। वो कम्युनिस्ट पार्टी का, यूपी का, अवध का, तब यूनाइटेड प्रोविंसेस होता है, उसका जनरल सेक्रेटरी था, और उसने एक पोएम्स की सीरीज लिखी थी जिसका नाम था अंगारे, एंड वो रेवोल्यूशनरी राइटिंग और ये सब करता था उस टाइम पे। नाउ दिस गाय वाज वेरी स्मार्ट, एक बात तो दाद देनी पड़ेगी, इनको इंस्टीट्यूशंस बनाने बहुत अच्छे आते हैं। इसने जो अलायंसेस फॉर्म करी, कई राइटर्स को साथ में ले आई है। उनमें से एक राइटर थे ताराचंद जी। अब ताराचंद बड़े एक विचित्र प्राणी है। ताराचंद वो व्यक्ति हैं, नेहरू के ब्लू आइड बॉय, जिन्होंने हमारे देश का इतिहास लिखा, ठीक है ना। हमारे देश का इतिहास पहले आरसी मजुमदार जैसे हिस्टोरियंस लिख रहे थे, बाद में नेहरू जी और मौलाना आजाद जी, पहले 4 में से हमारे 3 एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम थे, उन्होंने ताराचंद को काम दिया लिखने का। अब आप बोलोगे ताराचंद कौन है भाई, इसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं ताराचंद के? ताराचंद का मानना था कि इस्लाम का एक बहुत पॉजिटिव इंफ्लुएंस हुआ है भारतवर्ष पे, और इनकी किताबें इसी पे होती थी, द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडिया। मतलब ये इतने बड़े वाले थे ताराचंद जी, कि ताराचंद जी का मानना था कि जो वेदांता है वो इंस्पायर्ड है बाय इस्लाम। मतलब आप सोचिए जरा, वेदांता कब आया था और इस्लाम कितने साल पहले आया था, और इनका मानना था वेदांता इज इंस्पायर्ड बाय इस्लाम। तो ये सब मिलके इन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन शुरू करी। बाद में वही प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बन गई इप्टा, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, भारत में एक विचित्र चीज हुई 30s 40s में, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग में एक अलायंस हो गया। द कम्युनिस्ट सपोर्टेड जिन्नाज कॉज ऑफ अ पार्टीशन। मतलब बाकी पूरी दुनिया में तो हर इस्लामिक नेशन में कम्युनिस्ट पार्टी बैंड है, और कम्युनिस्ट का मानना है कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मासेस, बट इंडिया में ये दोनों मिल गए। अब जब ये मिल गए तो इन्होंने थिएटर को और फिल्म्स को अपना एक वॉर फ्रंट बना लिया, एंड दाद भी देनी पड़ेगी कम्युनिस्ट की, दे वर द वंस हु स्टार्टेड दिस प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड इप्टा। सो एक इंसेस्टुअस रिलेशनशिप बन गया इंडिया में बिटवीन द इस्लामिस्ट्स एंड द लेफ्टिस्ट्स, एंड इसमें इन्होंने कोऑप्ट कर लिया जितने लोग होते हैं, ये कपूर को भी कर लिया। जो फर्स्ट एवर टॉकी फिल्म बनी थी, दैट वाज आलम आरा, अ कुरानिक नेम। उसमें हीरो कौन थे? पृथ्वीराज कपूर थे, राज कपूर के जो पिताजी थे। एंड एक पूरा नेक्सस से इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। साथ में इसमें तवाइफ्स का एक कल्चर आ गया। पहले तवाइफ्स वर अ पार्ट ऑफ दिस, एंड उसका उनकी जो लैंग्वेज थी दैट वाज ऑलवेज उर्दू, नज्म, ठुमरी, ये इट वाज ऑल उर्दू एलोक्वेंस उस टाइम पे माना जाता था कि ये लेने। एंड व्हेन दीज कोठास, जो कोठास होते थे ब्रिटिश जमाने में, और ये सब मैं फैक्चुअल बातें बता रहा हूं आपको, और इसमें जो सबसे बड़ा था, जो तवाइफ सबसे ऊंचे दर की थी, वो थी जद्दन बाई। जद्दन बाई इज नरगिस's मदर, जो नरगिस थी ना, संजय दत्त मदर, उसकी मां जद्दन बाई। So what happened at that time was when the British started doing a crackdown on these कोठास, तो इनका नाचना गाने में बहुत कला थी भाई, ठीक। अब वो नाचने गाने से 2 जगह जा सकती थी, one is other sorts of things and the second is they entered into films. So all these heroines जो उस जमाने की है, मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस, they are all Muslims by the way.
मीना कुमारी का नेम इज अ मुस्लिम नेम, आई एम फॉरगेटिंग द नेम राइट नाउ, मधुबाला इज आल्सो अ मुस्लिम, नरगिस इज आल्सो अ मुस्लिम। सो एक पूरा कल्चर बन गया कि एक मुस्लिम डोमिनेशन हो गई बॉलीवुड पे आपकी, ठीक है ना। एंड जितने लोग उस टाइम पे थे, जैसे ये पोएट्स थे उस टाइम के कुछ, साहिर लुधियानवी और सज्जाद जहीर वगैरह, ये पाकिस्तान में चले गए थे एंड दे फॉर्म्ड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान देयर। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान वाज बैंड एंड दे वर टोल्ड तुम लटका दिए जाओगे भाई, यहां पे अंगारे वंगारे की बात मत करो। तो ये सब अपनी लंगोट उठा के साहिर लुधियानवी वगैरह आ गए यहाँ पे, और नेहरू ओपन द कार्पेट फॉर देम। 50s में आए हैं ये, 51 54 में आए हैं कहीं तो, और इन सब की वापस एंट्री हुई और ये सब अपना उर्दू वुड में चले गए आपका। इस तरह से फिर ऑफ कोर्स स्मगलिंग के लोग भी कूद आए इसके अंदर, 2 नंबर का पैसा अपना बॉलीवुड में लगाने लग गए, हाजी मस्तान ऑफ द वर्ल्ड एंड दाऊद्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन दे जस्ट टुक ओवर। ये जो पूरी एक लॉबी बनी थी, और एक बार जब आप एंटर कर जाते हो तो आप एंट्री बैरियर इतना हाई कर देते हो इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर थिंग्स। फिर जुम्मे के दिन ही फिल्म भी रिलीज होने स्टार्ट हो गई फ्राइडे को, एंड देन द खान्स आल्सो रूल्ड कि ये टूट ही नहीं सकती थी पूरी चेन। ये टूटी कैसे? अब ये क्वेश्चन आता है, टूटी कैसे? ये टूटी कोविड की वजह से और ओटीटी के आने की वजह से। जस्ट एज मीडिया की मोनोपोली टूटी तब जब पूरा एक डेमोक्रेटाइज हो गया एंड गेट कीपर्स भाग गए एंड डिजिटल आ गया, वैसे ही यहां पर हुआ। OTT came over, people started rejecting their films, then the producer said भाई कुछ नेशनलिस्ट बनाओ, कुछ उर्दू वगैरह हटा के कुछ धुरंधर जैसा बनाओ, कुछ हमारे इतिहास की सच्ची बातें बताओ। No, 2 points to ये मोनोपोली कैसे टूटी, बिकॉज ये कंटिन्यूइंग स्ट्रगल है। पर मैं इसमें आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, और एक कंप्लीटली लेफ्टिस्ट साइड का आंकड़ा देना चाहता हूँ, क्योंकि लेफ्टिस्ट साइड जो आंकड़े देती है वो जदन भाई को लेके, जो आपने नाम दिया। अब आप इसमें इंटरेस्टिंग करेंगे कि कितनी प्रिवेसिवनेस थी। कहा जाता है कि भारत स्पेशली 1930s 40s का भारत पुरुष प्रधान देश था। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है। तो अब इनकी पर्सनल लाइफ देखेंगे तो फर्स्ट मैरिज टू अ वेल्दी गुजराती हिंदू बिजनेसमैन नरोत्तम दास खत्री कन्वर्ट्स टू इस्लाम अपॉन मैरिज। यस यस यस, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पे जरा मुझे बोलने दीजिए, इस पे मुझे काफी मजेदार बातें, मैं लोगों को डाटा देना चाहता हूँ। इन्फ्लुएंस आप बॉलीवुड की छोड़िए, मैं आप जिस देश में कहते हैं महिला नाम बदलती है, महिला का धर्म बदला जाता है, जो अब पता ही आपको सारी बातें। फर्स्ट मैरिज टू गुजराती हिंदू बिजनेसमैन नरोत्तम खत्री becomes Islamic upon converts to Islam upon marriage, and they have a son called Akhtar Hussain. Very good. Second marriage to हारमोनियम मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान, चलो वो तो ऑब्वियस ही बात है। थर्ड मैरिज टू मोहन चंद उत्तम चंद, a wealthy heir from रावलपिंडी टू मोहयाल। मुझे बताने दीजिए, मैं जरा इस पे जरा कुछ खुल के बताना चाहता हूँ आपको, बहुत मसाले से। Who also, मैं फैक्ट्स दे रहा हूँ भाई, जानकारी तो आप, मैं भी फैक्ट बता रहा हूँ इस पे, मुझे बताने दो इनकी कहानी हुई क्या। Who also converts to Islam upon marriage, adopts the name Abdul Rashid. Yes, yes, and film actress Nargis was his daughter. अब आप ये देखिए, इन्फ्लुएंस लेवल की बात कर रहे हैं, उस जमाने के समाज की हस्बैंड कन्वर्ट कर रहा है, तो मूवीज में क्या आएगा ये आप खुद सोचिए। सही बात है। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जरा, कि ये जो जद्दन भाई हैं, इन्होंने 3 शादियां करी, आपने बिल्कुल सही कहा है ना। और जद्दन भाई जो हैं, इनकी जो माता थी, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया ये कोठे का और तवाइफ का कल्चर। उनका नाम था दलीपा बाई, और वो दलीपा बाई बाद में बनी। उनका पहले एक हिंदू नाम था, वो एक ब्राह्मण थी। वो एक ब्राह्मण थी जिनको अपने सारंगी प्लेयर, जो एक मुस्लिम था, उससे इश्क हो गया, और लव जिहाद उस टाइम पे हो गया था। आप सोचिए जरा, उनको वो अबडक्ट करके ले गया। वो उनको जद्दन बाई की मदर को अबडक्ट करके ले गया, कन्वर्ट किया, और वो उनके ट्रूप में शामिल हो गई। आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ आप तो एक जनरेशन पे थे। उसके बाद जो इनकी बेटी हुई जद्दन बाई, उन्होंने 3 शादियां करी, जितने हिंदू से शादी करी उन सबको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ये कब से चल रही है चीज, एंड हाउ क्लियर आर दे कि भाई ये हमारे उसमें आएंगे। एंड बाय द वे, इस पूरे में मैं और अगर इस पे बात करूं तो दे वर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। जद्दन बाईज मदर वाज वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू मोतीलाल नेहरू आल्सो। तो ये कहां से कनेक्शंस कितने हैं इनके, इस पे आप डोंट ओपन द पैंडोरास बॉक्सेस में बहुत कनेक्शंस अभी आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली में मुझे ये सब जानकारियां नहीं है, मैं तो जद्दन भाई भी आपको दे रहा हूं जानकारी। आप लखनऊ से है ना तो मैं जदन भाई का भी आज ही मैंने खोल के देखा, क्योंकि मैं शॉक्ड हो गया। अब उनकी मदर तक तो मुझे नहीं दिख रहा विकिपीडिया पे, बट दिस इज
अगर हम बॉलीवुड पे आए कि लोगों को पता नहीं है कि इन्फ्लुएंस के कहाँ कहाँ ट्रेंड्स और कहाँ कहाँ स्ट्रैंड्स घुसते हैं, उसका असर कितने सालों तक, डिकेड्स तक। जो हमने बात शुरू करी इंस्टीट्यूशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, आदमी आता है यहाँ पे तो लेडीज भी आती हैं और जाती हैं, इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, उनके कंट्रोल रहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को समझ भी नहीं आता क्यों कंट्रोल हो रहे हैं और वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये कितना एक फ्लेम है। पर जो मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, आपने बोला कि बॉलीवुड का ग्रिप टूटा है, क्या टूटा है आपके हिसाब से जब बोले कोविड में, या एक स्ट्रगल चल रहा है? दो चीजों से काफी हद तक टूट गया है। अब आई थिंक टूट गया है बिकॉज पीपल आर रिजेक्टिंग। देखिए कोई भी अवेकनिंग आती है ना, दैट हैज टू कम फ्रॉम द पीपल इवेंचुअली। तो 2014 के बारे में ये बात सही है भाई, व्हेन अ न्यू गवर्नमेंट केम टू पावर, पीपल स्टार्टेड रिविजिटिंग हिस्ट्री, पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट थिंग्स डिफरेंटली, एंड ऑफ कोर्स द मीडिया आल्सो गॉट लिबरेटेड, एंड साइड बाय साइड एक सोशल मीडिया की एज भी आई, सब कुछ साथ में हुआ ये। तो उससे पीपल स्टार्टेड नोइंग कि अच्छा हाँ यार, पाकिस्तान ने यही हमारे साथ किया था, मुगल ऐसे थे, ये तो हम गलत देख के खड़े हो गए यार, हम तो सलीम और अनारकली की लव स्टोरी देख के खड़े हुए हैं। वो सलीम तो वो है जिसने हमारे गुरु अर्जन देव जी को जिंदा जला दिया था। तो हाउ कैन वी थिंक ऑफ हिम एज दिस होपलेस रोमांटिक? कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर जोधा अकबर देख रहे थे हम लोग कि अकबर इतना महान है, दे बिकेम अस, और अकबर जो था वो ऐसा करता था। अब इनको पता लगा भाई अकबर तो फतेहनामा चित्तौड़ में खुद लिख के बैठा हुआ है, मैंने 30,000 हिंदू मारे। सो ये एक सारी चीजें एक साथ होने लगी, एंड द थिंग दैट हैपेंड, ओटीटी का राइज हो गया। नाउ व्हेन ओटीटी का राइज हो गया ना, पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेमा। वो जो एक लिबरेशन मिली, वेयर एक स्मॉल टाउन वॉइसेस भी आने लग गई, एंड एक रियलिस्टिक सिनेमा, ग्रिटी सिनेमा आने लग गया, देन पीपल स्टॉप्ड वाचिंग फिल्म्स। 99 to 95 to 99% फिल्म्स फ्लॉप्ड इन द इयर्स 2020, 21। तो फिर एक चेंज आया, एंड उस चेंज का रिजल्ट हम देखते हैं फिल्म्स लाइक कश्मीर फाइल्स, छावा, एंड नाउ धुरंधर। इसी में एक फर्दर एडिशन है, मैं कहता हूं बॉर्डर 2। बॉर्डर 2 इज नॉट एज बिग एज धुरंधर, ऑफ कोर्स नॉट। धुरंधर वाज अ हैमर शॉट, धुरंधर तो बिल्कुल ही पुल्ड नो पंचेस, ठीक है ना। बॉर्डर 2 इज लाइक, हाँ हमें फालतू नहीं कुशन करना कि पाकिस्तान का भी एक साइड है और पाकिस्तान के लोग भी अफसर हैं। बॉर्डर 1 में थोड़ा थोड़ा किया था, ये थोड़ा थोड़ा किया था, बट ठीक है वो निकल जाता है, द फिल्म वाज लार्जली गुड। इसमें बिल्कुल नहीं किया ये, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया कि वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का ये है, ये साइड नहीं दिखाई है इसके अंदर। तो अब ये बात आ गई है कि हमें, ये वही वाला है जो कीड़ा होता है ना, बुरहान वानी भी हेडमास्टर का बेटा है, इसकी भी तो बहन होगी, हिटलर भी तो एक आर्टिस्ट शर्मिंदा है, अफसल हम शर्मिंदा है, ये प्रोफेसर है, ये टीचर है, वो जो पूरी डॉक्टर है। हाँ, ये चीज नहीं है बॉर्डर 2 में। इनफैक्ट बॉर्डर 2 इज फार मोर बोल्ड अगर मैं कहूं देन बॉर्डर, बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा इट इज स्टिल अ फिल्म जिसमें एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है। They have not gone hammer and tongs against Pakistan जैसे धुरंधर has gone. धुरंधर has shown it, बिल्कुल नंगा ही कर दिया था धुरंधर ने। इसने वो काम नहीं किया है, but it is unapologetically Indian। और सबसे अच्छी बात मुझे इसके डायरेक्टर की जो लगी, अनुराग सिंह थिंड, he generally makes पंजाबी films, he made केसरी हिंदी में अगर मैं कहूं, और एक आध और फिल्म बनाई थी उसने, वो कोई खास नहीं थी, जुग जुग जियो और समथिंग लाइक दैट। बट इस फिल्म में ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हु ही इज। बड़े इजीली वो कर सकता था कि 2026 है तो यार अब थोड़ा कूल दिखाओ चीजों को, थोड़ा सेंटिमेंट्स कम दिखाओ, ये कहीं मेलोड्रामा ना हो जाए, ये कहीं क्रिंज ना हो जाए। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि बॉस हम ऐसे हैं, हम भारतीय हैं, 71 के भारतीय ऐसे में रोते थे, शर्म थी, लिहाज थी, ओल्ड वर्ल्ड चार्म था कि वादा है तो निभाना है, जुबान की वैल्यू थी, वो चीजें इसने दिखाई है। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर। तो मुझे वो चीज बड़ी रिफ्रेशिंग लगी इस फिल्म में। He's made the emotions of that period also, if I put it like that. कि जो वो इमोशंस ऑफ 2026 नहीं दिखाए हैं, इमोशंस ऑफ 71 दिखाए हैं, वर्ल्ड ऑफ 71 दिखाए हैं। जो आजकल हो गया है कि भैया क्रास, आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी नहीं है, रोज एज लॉयर्स वी नो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके क्या लड़ाइयां हो रही हैं। उस जमाने में बातों की जो वैल्यू थी, जो हम सुनते आए हैं फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स से, वो उस दिशा में उसने इमोशंस दिखाए हैं, उस दिशा में है। एंड ही इज नॉट, अब क्या होता है ना, कई बार लगता है अगर आप ज्यादा इमोशंस दिखा रहे हो तो ऐसा तो नहीं आप ओवर मेलोड्रामा कर रहे हो, ओवर सेंटिमेंट्स दिखा रहे हो। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, ही हैज सो मच कन्विक्शन कि मैं जो दिखा रहा हूं इस पे तुम्हें लग रहा होगा कि अरे आजकल कौन ऐसे करता है या नहीं करता है, बट आप तब भी, अगर इफ अ स्टोरी इज वेल टोल्ड एंड इमोशंस आर जेन्युइन, यू विल क्राई। इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, एंड दीज आर वेरी इंडियन इमोशंस। मैं अगर एक शब्द में बोलूं ना, हाउ इज दिस फिल्म इज वेरी इंडियन। जो एक इंडियन चीज थी ना, व्हाई डिड राजश्री सक्सीड सो मच? जो राजश्री की फिल्म्स होती थी
दे वर वेरी इंडियन इन नेचर एंड वेरी अनअपोलोजेटिकली। भाई आप क्वेश्चन कर सकते हो क्या फैमिलीज ऐसी होती हैं, बट एक जमाने में तो होती थी, और एक आइडियल फैमिली तो ऐसे ही होती है ना। तो वैसे ही ये फिल्म है कि भाई दिस इज हाउ आवर इमोशंस आर, आपको चाहे जैसा लगे, जज अस ऑल यू वांट, वी डोंट केयर, बट दिस इज हु वी आर। एंड ये टिल एक वेव है सिनेमा में, टू बी टिल ऑनेस्ट। टिल एक्चुअली 90s, जब आपने बोला हम आपके हैं कौन जैसी मूवी, जो इफेक्टिवली या शादी की वेडिंग मूवी, पर उस समय ये इंडिया में बहुत चेंज, देखो ओटीटी से पहले सोशल मीडिया ग्लोबलाइजेशन की एक बैड चेंज भी जो भारत में आया है। दीज मूवीज 95 से पहले आर बिफोर दिस ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे चाचे की भतीजे से लड़ाई हो रही है प्रॉपर्टी को लेके, दो भाई साथ काम, इतने केसेस हैं पार्टीशन के, लड़ाइयों के, प्रॉपर्टी। पहले भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं होते थे, बट द परसेंटेज, yeah, percentages of breakdown of marriage, the percentage of not having joint families, the percentage of 3 generations living together now is classified. दादा पेरेंट्स और अगर आप बच्चा रहता है उसको आप जॉइंट फैमिलीज बोलते हो। उस समय तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था जॉइंट फैमिलीज में, चाचा चाचा के बच्चे उसके आगे, द इंटायर कॉन्सेप्ट्स हैव चेंज्ड उस तरह से। तो ये एक ओटीटी का, मूवीज का, क्योंकि सोसाइटी में इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा, वो एक अलग तरह का इम्पैक्ट आ रहा है। पर मैं थोड़ा इससे, क्योंकि हम मूवीज की बात कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि इन्फ्लुएंस टूट रहा है, पर दूसरी तरफ आप देखिए, मैंने क्यों कहा इन्फ्लुएंस नहीं टूट रहा है। मेरा है कि ये अभी नहीं टूटा है, और इसके मैं 3 रीजन दूंगा। 3 रीजन। एक पहला रीजन दूंगा कि इतने शोर के बाद भी, जहां पे ए.आर. रहमान कहता है कि डिवाइसिव हो रहा है, आप देखिए रूलिंग, सो कॉल्ड रूलिंग लास्ट 30 साल से कौन है? आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान। एक इकोसिस्टम ना है, ठीक है, थोड़ा अक्षय कुमार उसमें घुसे हैं बीच बीच में, पर लेट घुसे हैं, फिर अजय देवगन घुसे हैं, नहीं घुसे पता नहीं, इज वेरी सक्सेसफुल, बट वेदर ही गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज आई डू नॉट नो। उसके अंदर आमिर खान अभी टिल रिसेंटली कह रहे थे वाइफ सजेस्टेड मूविंग आउट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इंटॉलरेंस। वो बात अलग है कि वाइफ ही उनके घर से निकल गई, अब जो नहीं है वो वाइफ है, अफेयर है, वो सब पर्सनल बातें हैं, उनकी जिंदगी है, जो मर्जी करें, और उनको अलाउड है, और उनको बधाई हो इस बात की। बट और साथ ही साथ पठान जैसी मूवी भी इसी समय हिट हुई है। तो आर यू ओवरस्टेटिंग द केस? मैं आई एम आस्किंग यू करण, बट आई एम आस्किंग द पीपल आल्सो हु बिलीव दिस। भाई पठान क्या साल 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं आए हुए, जहां पे आप वही देख ही नहीं, मैंने आईएएस ऑफिसर से अफेयर है, वो गाने वाने सबने देखे हैं, कौन सा भैया इंडिया का ऑफिसर इस तरह के बिकनी डांस कर रहा है और वो कर रहा है, अफेयर कर रहा है, यू विल बी ब्लडी कोर्ट, नॉट कोर्ट मार्शल, बट यू विल बी जेल्ड इफ यू हैव सच अ रिलेशनशिप, यू आर फ्रेटरनाइजिंग विद द एनिमी, यू विल बी जेल्ड, राइट? एंड तो वो अभी भी हिट हो रही है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मेरी दिशा में ये एक सेटल्ड प्रोसेस नहीं है, और इस प्रोसेस के अंदर वोटर का माइंड बहुत डिफरेंट है। वोटर का माइंड जरा स्लिप करे, सो वुड इट कम बैक विद अ बिग बैंग। ये है चीज, चेंज नहीं हुआ है। नहीं, मेरे हिसाब से चेंज हुआ है, कंप्लीट चेंज होकर के कि भाई पूरी तरह सेटल हो जाएगा और इसके बाद हमें अब ऐसा कोई भी हिट नहीं होगी जो अलग टाइप की बात करेगी, ऐसा नहीं कह सकते। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ क्रिएटिव मीडियम, इसमें हर तरह की सोच आएगी, कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग डिनाई करेंगे, हर तरह के लोग हैं। बट लार्जली आप एक देखो, जो एक चेंज भी ना एकदम से नहीं आता। 2014 में इवन आफ्टर दिस गवर्नमेंट हैड कम, पीके जैसी फिल्म आई जो कि सुपर हिट हो गई, 600-700 करोड़ कमाए इसने। आज नहीं आ सकती पीके जैसी फिल्म जो 600-700 करोड़ कमाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये चेंज आ गया। आज से क्या, आज से 4 साल पहले नहीं आती। पठान आ गई 2023 में, 2023 से 26 में बहुत चेंज आ गया है, मैं आपको अगर बताऊं, एंड एक्सेलरेटेड बाय धुरंधर। आज पठान टाइप की फिल्म नहीं चलेगी, आप लिख लो हियर। पठान 2 वगैरह बनेगी नहीं बनेगी, मुझे क्वेश्चन मार्क है इस पे। टाइगर 3 नहीं चली, वॉर 2 नहीं चली। तो ये एक चेंज अभी 2 साल में आ रहा है, काफी बड़ा मूवी चेंज। बोल रहे हैं फुटबॉल खेला जा रहा है उस पे, आलिया भट्ट की मूवी है अल्फा करके, जब धुरंधर आई तो आई हर्ड अबाउट इट, जिसमें आई डोंट नो द स्टोरी, पर कहा जा रहा है वही अमन की आशा, दोनों एजेंसीज के लोगों का रोमांस, ऐसा कुछ है, या रोमांस या I don't think फ्रेंडशिप they'll है show जो भी। that. I don't think they'll show that now. इनकी गट्स नहीं है अब ये दिखाने की। 21 नहीं चली, 21 नहीं चली, जबकि एक नॉस्टैल्जिया था, धर्मेंद्र जी लास्ट फिल्म। बाय द वे, इसमें जब आता है बॉर्डर 2 में, जब सनी देओल का नाम लिखा आता है ना क्रेडिट्स में, तो लिखा था धर्मेंद्र सन सनी देओल। इट्स अ ट्रिब्यूट टू धर्मेंद्र जी। बट 21 नहीं चली, डिस्पाइट ऑल द नॉस्टैल्जिया, डिस्पाइट ऑल द इमोशंस, डिस्पाइट पीपल होल्डिंग देयर रिलीजेस उस टाइम पे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, नहीं चली वो। तो दिस शोज कहां जा रही है जनता।
इतना आसान नहीं होने वाला अब आप ऐसे टाइप की फिल्में बनाते जाओ। ऑफ कोर्स एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मैंने ये मना नहीं किया। और हमारे देश की जनता भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, इतनी ओवर टॉलरेंट है, ठीक है ना। आप सोचो ना, रामायण का म्यूजिक रहमान से बनवा रही है, इससे बड़ी बात हो सकती है कोई? रामायण सबसे पायस एपिक, दे हैव टू गो टू ए आर रहमान। छावा, even if you call it a Hindutva project, even if you call it a Hindutva project by their fantasy, who did they get the music from? A.R. रहमान। तो डिविसिव, इसके बाद रहमान का ये कहना डिविसिव है, दैट्स अ शेमफुल स्टेटमेंट। मतलब यू आर गेटिंग टू वर्क ऑन द मोस्ट पायस प्रोजेक्ट्स। और रहमान की जहां तक मैं बात करूं, देयर आर टू इंस्टेंसेस व्हेन रहमान हैज बीन हाउंटेड। वन इज व्हेन ही गेव म्यूजिक फॉर प्रॉफिट मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड। देयर इज अ फिल्म, जो ईरानियन फिल्म मेकर है माजिद मजीदी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स इन द वर्ल्ड, उसने रहमान को हायर किया इसके लिए, म्यूजिक देने के लिए। जब इसकी स्क्रीनिंग हुई मुंबई में, रजा एकेडमी ने इसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, इसको थ्रेट्स आने लग गई। इट वाज द स्टेट दैट रश टू प्रोटेक्ट हिम एंड ही हैड टू अपोलोजाइज, ठीक है ना। तो दैट इज रहमान फॉर यू। एंड जब इसने वंदे मातरम गाया था, मां तुझे सलाम, तो भी जमाते उलेमाए हिंद और इन सब ने फतवा इशू कर दिया था कि वंदे मातरम इज अन इस्लामिक। So for Rahman to say कि in the last 8 years he has actually been hounded every time by the Muslim community, if anything. और वहां मुंह And में दही जम जाती है, उस पे नहीं बोलता कि मेरे म्यूजिक के लिए मुझे हाउंड किया जा रहा है। जहां पे exactly, आपको रामायण मिल रही है उसके अंदर आपको लग रहा है कि ओहो मुझे हाउंड किया जा रहा है, मुझे हाउंड किया जा रहा है। और इस देश की टॉलरेंस देखो जरा आप। इस व्यक्ति ने, एक पीर बाबा, एक कादरी बाबा थे, जिनके कहने पे इसने इस्लाम में कन्वर्ट हुआ। उसने क्या ऑफर किया था इनको कि एक तुम्हारी बहन जो कि तबीयत ठीक नहीं है उसको मैं ठीक कर दूंगा, पर तुम्हारी एक शर्त है, तुम्हें इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और रहमान जो दिलीप कुमार थे वो अल्लाह रखा रहमान बन गए। उसके बाद मतलब इनटॉलरेंस खुद के घर में कितनी है। एक लिरिसिस्ट है बहुत फेमस तमिल के, पिराई सुदान, दैट मैन, उसकी मां ने, रहमान की मां ने कहा था तुम तिलक हटा कर आओ अंदर। ये इंटॉलरेंस इनकी है। एंड उसके बाद ही हैज द गट्स टू पॉन्टिफिकेट टू अदर्स की इंटॉलरेंस हो रही है, मेरे साथ डिविसिव एजेंडा है और ये सब है। तो ये शेमफुल एक है। लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस मेरे दिमाग में आ रहा है जब आप बात कर रहे हो। मैं 1 मिनट विद्या बालन भी लूंगा उसके बाद। जो लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है कि आप देखिए, कई लोगों को तो समझ ही नहीं होगी, इकोनॉमिक इंपैक्ट से मूवी बनाते हैं, कहाँ प्रॉफिट बनेगा, मूवी लिट होगी। हाँ प्रॉफिट हाँ हाँ, मोटिव इज अ वेरी बिग मोटिव, राइट। ट्रू ट्रू। उसके अंदर नाउ इफ यू आर मेकिंग एनी वॉर मूवी और एनी आईएसआई मूवी, एनी पाकिस्तान सेंट्रिक मूवी, अगर आप जरा भी रियलिटी दिखाते हैं 5% भी, तो आपको खतरा है अब कि जो आपकी मार्केट, पाकिस्तान के पास कितना पैसा नहीं है, भिखारी देश है, वो पता है, बट कुछ तो मार्केट थी और गल्फ में बैन हो सकती है। तो एक तरफ से अब आपके ड्राइंग बोर्ड पे या तो आपको पूरी प्रो पाकिस्तान मूवी बनानी पड़ेगी, या अगर 10% भी है तो वहां बैन हो जाएगी, तो यू वाइट एज वेल मेक अ 100% इंडियन मूवी। सो इन्होंने अपना बैन करके गल्फ में, पाकिस्तान में, मुझे लगता है एक तरह से लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, नाउ एनीबडी मेकिंग अ मूवी विल मेक अ 100% इंडियन मूवी, बिकॉज 10% में भी बैन होनी है, 5 में भी बैन होनी है, 95 में बैन होनी है। तो वो मार्केट को इग्नोर करते हुए, टू अ एक्सटेंट, जिस तरह बीजेपी अपना इलेक्शन कैंपेन करती है, आपको कुछ चीजें इग्नोर करते हुए, बीजेपी छोड़ो, हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह अपना कैंपेन करते हैं, बेटर देन बीजेपी, बिकॉज बीजेपी के कैंपेन हर स्टेट में लगे हैं। तो वो एक, आपको क्या लगता है ये जो भी ये लॉबी है जो गल्फ में या पाकिस्तान में बैन कर रही है, वो मिस्टेक कर गई है, इनफैक्ट भला कर गई है कि इस तरह का बैन करके? नहीं, आई डोंट थिंक उन्होंने ये सोचा बैठ के कि क्या करना है इस पे। बट एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, एक बात तो एब्सोल्युटली स्पष्ट हो गई कि नाउ, एंड विच इज वेरी गुड फॉर us and for the narrative of this country, that now pro-Indian films should be the target of every big production house. That is what sells, and even if they are not ideologically moved, तो भाई market economics make sense कि आप ऐसी टाइप की ही फिल्म बनाओ। As far as the Gulf countries banning, I'm very very against this fact कि how dare they ban anything anti-Pakistan. I'm like, I'm not bothered, ठीक है, करते हो बैन करो, जो मर्जी करो, बट ये वाली जो एक चीज है, इस पे हमारी डिप्लोमेसी को भी वर्क करना चाहिए। अब बॉर्डर 2 को किस लिए बैन करा भाई? बॉर्डर 2 तो एक फैक्चुअल चीज है ना भाई, पाकिस्तान हारी, ठीक, हारी तो हारी, वॉर फिल्म है, इसको क्यों आपने बैन कर दिया वहां पर? दिस शुड बी डिस्कस्ड टू बी ऑनेस्ट। भाई यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब जितने एक देश हैं, लोग यूएई की इतनी तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ है वहां पे, इंडियन डायस्पोरा भी है एट टॉप पोजीशंस। हाउ इज इट दैट पाकिस्तान मैनेजेस टू गेट योर फिल्म्स बैंड देयर भाई?
दैट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग। आई मीन ये चीज मुझे बहुत खराब लगती है हमेशा। तो ये एक चीज है। दूसरा, उनको जो अभी भी एक आउटलुक दिया गया है ना, एक इस्लामिक उम्मा का दिया गया है, दे आर गेटिंग वेरी डिसइल्यूजन विद इट, बिकॉज पाकिस्तान अपने भिखारी भेज रहा है सऊदी अरेबिया ने क्या कहा, इनके यहां से बहुत भिखारी आ रहे हैं। यूएई में भी, इन सब जगहों पे भी दे आर गेटिंग वेरी डिसइल्यूजन विद पाकिस्तान। हमें इस चीज को पुश करना है। और अभी भी हम लोग बहुत कम लिटरेचर लिख रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया में हमारी पहुंच बहुत कम है। बीबीसी में आप चले जाओ, बीबीसी में द काइंड ऑफ इनरोड्स पाकिस्तान हैज मेड, हमीरपुरी है पूरा बीबीसी में, वहां हमारे लोग अगर नहीं होंगे और अगर वहां हम लिटरेचर ये नहीं लिखते हैं और बताते हैं, तब तक ये नैरेटिव नहीं बन पाएगा। पाकिस्तान अपनी सॉब स्टोरी चिपका ले जाने में कामयाब हो जाता है बाहर के लोगों में कि अरे ये हमारे एंटी है, ये एंटी इस्लाम है, इस पिक्चर को बैन करो। ये नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट फ्रॉम वेयर आई सी इट। फॉर द फिल्म मेकर्स, ऐसे भाड़ में जाओ, करने दो उनको बैन, लेट्स सर्व आवर कंट्री एंड आवर पीपल फर्स्ट। एंड आई एम ग्लैड धुरंधर डिड दैट एंड बॉर्डर 2 डिड दैट, बट दिस नीड्स टू बी लुक्ड एट। Two aspects to this. One aspect is that पाकिस्तान ने ये जो पूरा इस्लामिक नेशंस की वो यूनिटी बनाने में लगा हुआ है, उसके अंदर अभी जैसे यूएई आया भारत में और जो पैक्ट हुआ, लॉन्ग टर्म व्हाट यू आर सेइंग, आई 100% एग्री विद यू कि गल्फ देशों का इंडिया की कोई भी मूवी बैन करना इन अ सेंस is something which India has to address. Why should a nation deny us access to their markets? Why should Indian citizens there not have access to Indian content? तो वो तो बहस ही नहीं है। बट मैं अभी बॉलीवुड को सिर्फ इस लेंस से देख रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तानी मनी है, या जो ARI डिजिटल का, याद है वो मूवी जो आई थी उसके साथ जो स्पॉन्सरिंग थी पीके के साथ, तो वो इन्फ्लुएंस कम होना इज आवर फर्स्ट ऑर्डर विक्ट्री। सेकेंड ऑर्डर विक्ट्री इज वो इन्फ्लुएंस कम के बाद वो सपोर्ट में आए। So I am seeing it as anti to influence becoming irrelevant on economic parameters, and from there it has to come to support. वो मुझे लगता है एक जर्नी है, क्योंकि अभी उनके सिस्टम को भी शौक है कि ऐसी मूवीज आ रही हैं वहां पे पाकिस्तानी हड़कंप ना मचा दें, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। There are factors there which we need to address. But OTT बोलूंगा, हक का आपने देखा किस तरह पाकिस्तान में और कई अफ्रीकन देश में वायरल हो रही है। Yes, पाकिस्तान में वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड फिल्म्स है ये हक। एंड एक, बट मैं वही कहता हूँ, पाकिस्तान से आई एम नेवर टू इम्प्रेस्ड पाकिस्तान में कोई चीज हो, बिकॉज वहां पर वो जो एक जिहादी लॉबी है दैट आल्सो कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रांग। हमेशा एक हमारी कैलकुलेशन ही होती थी कि वहां के लोग जो हैं वो धीरे धीरे दे विल सी द लाइट एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई ऑलवेज थिंक दे आर इररिडीमेबल। सो आई एम नॉट दैट पम्प्ड अप अबाउट व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग एज फार एज कि क्या उनमें एक चेंज आ रहा है, क्या वो रेडिकल इस्लाम छोड़ देंगे, वो मुझे नहीं लगता तब भी छोड़ेंगे। देखेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कितनी फिल्में हमारी, आपको ये जान के हैरत होगी कि रामायण, जब हमारे यहाँ रामायण आई थी, अरुण गोविल वाली रामायण, रामानंद सागर जी वाली रामायण, वो सबसे ज्यादा वॉच्ड कहां पर थी आफ्टर इंडिया? इट वाज इन पाकिस्तान। वहां से लेटर्स आते थे इनको, लेटर्स आते थे, दे यूज्ड टू क्राई कि हम इतने इमोशनल हैं इसके प्रति। पर सीखा क्या उससे उन्होंने? उससे क्या उनकी हिंदू नफरत कम हो गई? कुछ नहीं हुई कम। अरुण गोविल जी वगैरह बताते थे, जब हम दुबई जाते हैं तो हमें जब पाकिस्तानी मिल जाते हैं वो कहते हैं अरे आप तो महान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, बट दैट डिडंट सॉफ्टन देम। तो जरा मतलब आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय ऑल दिस कि अच्छा पाकिस्तानी आर बॉम्बिंग। नो, आई डोंट थिंक सो। मैं तो उसमें आपसे आई डोंट डिसएग्री, और इन फैक्ट आई कुडंट एग्री मोर विद यू व्हेन यू से कि पाकिस्तान में कोई इन्फ्लुएंस होगा। बट ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन राइट्स की मूवमेंट वहां पे शुरू हो, उनके वहां पे वो थोड़ा सा क्योस क्रिएट हो, क्योंकि होने तो देंगे नहीं वो अच्छा है। पाकिस्तान में कोई भी क्योस का मैं समर्थक हूँ। उनका माइंडसेट चेंज तो इम्पॉसिबल है, वो तो मतलब आप वर्ल्ड में कहीं पर भी उनका माइंडसेट चेंज नहीं होता। लंदन जाए तब नहीं चेंज होता, कहीं जाए चेंज हो, तो वो तो इम्पॉसिबल, वो तो टारगेट ही नहीं है आपका। बट करण, थैंक यू फॉर ज्वाइन। सॉरी, या आप बोलिए। नहीं, मैं तो आप बोलिए। मैं एक चीज और इसमें कंक्लूड करूंगा कि एक नैरेटिव मैं चाहता हूं और आए सामने। I really want to guilt shame all those nations जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। इस पे थोड़ा नैरेटिव आना चाहिए। लंदन sent its HMS Eagle machines and पूरी आपकी फाइटिंग मशीन्स भी और बहुत वेपन्स दिए लंदन ने, इंग्लैंड ने, दैट मींस यूके ने, at the time of 1971 war. Iran supplied them with weapons, Saudi Arabia supplied them with weapons. Right now, what is the US doing to Pakistan? जहां पे ओसामा बिन लादेन मिलता है, जहां पे डैनियल पर्ल मारा जाता है, जहां पे लंदन बॉम्बिंग्स होती है, आई रियली वांट, मतलब मैं दिस इज मी विशिंग इनटू द यूनिवर्स, अगर कोई सुन सके, कोई फिल्म मेकर,
it should be exposed that terrorism means Pakistan, and any country who's supporting Pakistan is supporting terrorism. ये एक गिल्ट शेमिंग इतने ये सिनेमा के थ्रू होनी बहुत जरूरी है, मेरा मानना है। ये दिस टाइप ऑफ मूवी नीड्स टू रीच द masses across the globe. The world already knows that. प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, आप जो मर्जी कर लीजिए, इकोनॉमिक पावर, तो पाकिस्तान उनके हिसाब से भारत की इरिटेट करने के लिए कील है, जो वो निकलने नहीं देंगे। आप उसको जो मर्जी प्रूव कर दीजिए। ये यूएस, ये भाई मेरे यूएस वो देश है जो सीरिया में उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाता है जिसको ग्लोबल टेररिस्ट मानता था। तो आपको लगता है दे आर बॉदर्ड अबाउट बीइंग एक्सपोज्ड? They know it already. Not just US. मैं आपको बताऊं, I had some friends from UK, some people from Europe. They still have some people still have a good impression of Pakistanis. They still don't know the facts कि पाकिस्तान क्या है। वो कहते हैं अरे हम एक बार गए थे, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी हो गई थी वहां। अरे नहीं, पाकिस्तान के लोग इतने बुरे नहीं हुए थे, हमें दुबई में मिले थे, बड़े अच्छे से बात कर रहे थे। अभी हमें बहुत करना है। देखो, वी कैन, हार्ड पावर तो हार्ड पावर होती है तो सॉफ्ट पावर ही है। सॉफ्ट पावर की अपनी लिमिटेशंस है, आई एग्री, बट इस सॉफ्ट पावर से हमें जो एक नैरेटिव फैलाना है ग्लोबली, आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान रियली इज। धुरंधर डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन दैट। बॉर्डर 2 इज मोर अबाउट द विक्ट्री, बट धुरंधर वाज अ सुपर्ब फिल्म इन दैट। आई वुड से उस तरह के तो मैं अगर 3 को बोलूं, बहुत इंप्रेसिव रही हैं हाल के सालों में, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और धुरंधर। अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग चीजें, बट वो जिस तरह दिखाती हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स को, वो इम्पोर्टेंट है। बट दी मतलब यू आल्सो से द सॉफ्ट पावर हैज अ लिमिटेशन, एंड आल्सो आपको वो जरूरत क्या है, ग्रूमिंग गैंग प्रॉब्लम यूके के अंदर जितनी भारी थी, जहां पे यूके के सिटीजन्स के साथ क्या क्या हुआ पढ़ना नहीं जाता आपसे, अगर आप देखो। उसके बाद नहीं पाकिस्तान का उसकी जगह वो लिख देंगे एशियन मैन, तो वो बहुत प्रिवेसिव प्रॉब्लम है। तो आई डू नॉट थिंक के movies can make any difference there. मतलब I don't think so it will make any difference because it is any last comment हो जाता हूँ आपका विद्या बालन पे। वो पुरानी क्लिप एक चढ़ी, बट क्या ये कमेंट्स आ रहे हैं उसी तरह से, दिस इज एन ओल्ड बॉलीवुड एंड दिस इज दिस न्यू बॉलीवुड, जिसके अंदर राइट नाउ न्यू बॉलीवुड इज अ लिटिल डोमिनेंट बिकॉज ऑफ अ फ्यू हिट्स, बट परमानेंट माइंडसेट तो यही निकलता है बाहर जो विद्या बालन का निकला। More polarized, I think. I just feel we are more definitely. I just feel we are definitely more polarized. और मुझे सबसे शॉकिंग ये लगा, ये आप भी पढ़िए। I think as a nation we did not have a religious identity before. ये मैडम कब पैदा हुई है मुझे पता नहीं है, इनको लगता है भारत कब पैदा हुआ है मुझे पता नहीं है कि भारत में कोई आइडेंटिटी नहीं थी। But I don't know why. It's not just politics, but also social media. आप जैसे लोगों के बारे में बोल रही हैं, because we are lost in the world. Because we are lost in the world and we are looking for identity, which we don't have organically. क्या आइडेंटिटी क्राइसिस है भैया? We are looking for things to attach to ourselves. That's what is genuine. तो भैया आइडेंटिटी क्राइसिस है, रिलीजियस क्राइसिस है, पोलराइज क्या है? क्या ये क्या है? वैसे मैं ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा सा अग्री करूंगा विद्या बालन से। मैं बताता हूं आपको क्लू। शी हैज रूडली वेकन अप टू दिस। आप एक बात समझो, शी वॉज इन दिस सेक्युलर बबल जहां बॉलीवुड में इफ्तार पार्टीज हो रही हैं, ईद ज्यादा मनाई जा रही है, कुछ लगता ही नहीं था कि हमारी हिंदू आइडेंटिटी है। बॉलीवुड वैसे ही था। शी नेवर थॉट पाकिस्तान, इंडिया के आर्टिस्ट लाफ्टर चैलेंज में भी आ रहे हैं, गानों के कंपटीशन में भी आ रहे हैं, उनको यहाँ ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिल रहे थे, शोएब अख्तर वगैरह को इन 2007-2008। तो शी डिड थिंक, शी थॉट दैट वाज भारत एट दैट टाइम। नाउ इट्स अ रूड शॉक फॉर हर कि नहीं यार, भारत तो बहुत पहले से है। मैं तो सोचती थी 47 में बॉर्न है, ये तो अनंत काल से है, इसकी आइडेंटिटी ये है। तो शी इज लाइक व्हाट रबिश। अ लॉट ऑफ पीपल who are in their 40s, 50s, even 60s, 70s cannot stomach the fact that we were fools, कि हम तो यार कुछ अलग ही समझ के आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी ईगो भी आती है उसमें, उनकी ग्रेवी ट्रेन भी हर्ट होती है उससे। शी इज वन ऑफ दोज। आई रिमेंबर एक इंस्टेंस, जावेद अख्तर हमेशा जीवन में बोलता गया मैं कम्युनिस्ट हूं, कम्युनिस्ट हूं, कम्युनिज्म के साथ खड़ा रहा, हमारी तो शायरी में ही कम्युनिज्म है। और जब उससे पूछा गया कि जावेद साहब आप जब फीस लेते थे तो आपकी शर्त होती थी कि जो एक्टर को मिले उससे 1 लाख ज्यादा मुझे मिलेगा, तो ये क्या कम्युनिज्म है? तो वो बहुत गुस्से में आ गए थे, बिकॉज ये तो कैपिटलिज्म ऑन स्टेरॉइड्स है एक्चुअली, तो राइट। तो दे कैन नॉट स्टमक कि हम 60-70 साल से एक अलग दुनिया में रह रहे थे या झूठ बोल रहे थे। तो शी इज वेकिंग अप टू दिस, शी इज प्रीटी मच एक्सप्रेसिंग जो उसके दिमाग में है। आप समझो बात को, शी हैज बीन लिविंग इन एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड नाउ शी कैन नॉट टॉलरेट। एंड
उसको लग रहा है आई एम वेरी फुलिश नाउ, मुझसे 15-15, 20-20 साल छोटों को मुझसे बेटर इतिहास पता है, वो मुझसे ज्यादा फैक्चुअल है, मैं कैसे मान लूं ये। तो शी इज एन ईगोइस्टिक पर्सन। ह्यूमिलिटी ये होती है कि भाई चलो आप नहीं जानते थे, जैसे परेश रावल है एक एग्जांपल। परेश रावल डिड, ओ माय गॉड, today he realizes I didn't know many things. Even at this age he's saying I didn't know so many things. He often comments, by the way, my content he's commented on, a lot of right wing content he comments, he shares that, and he's like, even I didn't know this about Nehru. I used to think Nehru was good, I used to think Nehru was a paragon of freedom of speech, I ये didn't know आपका this. बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, एंड बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इनको अपनी आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, भारत की आइडेंटिटी की समझ नहीं है। पर आपका पर्सपेक्टिव भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, जिसमें आप बोलते हैं कि नहीं, दे आर नॉट बीइंग डिसऑनेस्ट, दे आर जस्ट पीपल हु आर लिविंग इन अ बॉलीवुड बबल, जहां पे सही में कोई हिंदू आइडेंटिटी नहीं है, कोई हिंदू छोड़ो, कोई भारत की आइडेंटिटी ही नहीं है। तो बिल्कुल नहीं। इनका ये बबल जब बर्स्ट हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जाने अनजाने रील्स इनकी आंखों के सामने आती हैं, या टेक्स्ट इनकी आंखों के सामने आता है, या आर्टिकल्स इनकी आंखों के सामने आते हैं, क्योंकि कुरेटेड मीडिया नहीं है, कुरेटेड बॉलीवुड नहीं है, तो दैट मेक्स देम फील कि वर्ल्ड पोलराइज्ड हो गया है। जबकि भारत शुरू से ही ये था, पर भारत को एक आवाज मिल गई है, वो आवाज इनके कानों में इरिटेशन क्रिएट कर रही है, और वो इनको पोलराइज्ड साउंड्स लग रही हैं, बिकॉज पहले दे वर टू हाई एंड टेक्नोलॉजी वाज़न्ट देयर, सो एक बॉलीवुड बबल बर्स्ट हो रहा है। आप इसको उस जेन्युइन शॉक के रूप में देखते हैं, इसको निंदा के रूप में नहीं देखते हैं। बट आई डोंट गिव देम अ फ्री रन। मैं ये कहूंगा, व्हाई आर यू सो इगोइस्टिक भाई? आज अगर सच्चाई पता लग रही है, व्हाई आर यू इन डिनायल ऑफ इट? आपको अपनी रिजिडिटी छोड़नी चाहिए ना। इफ यू आर इन डिनायल, करण क्या होता है फिर उसमें, क्योंकि मैं अगर आपके आर्गुमेंट को आगे लूं ना, क्या होता है, आपको लगता है कि जहां जिस वे में आपने सक्सेस पाई, और आज एक एज हो गई, आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो, तो आपको लगता है कि जिस वे में आपने सक्सेस पाई वो एक बेटर वर्ल्ड था। आज जब आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वर्ल्ड गंदा हो गया है, आप तो उतने ही टैलेंटेड हो। बट वी कैन नॉट एम्पैथाइज बियॉन्ड अ पॉइंट। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, बट आई कैन नॉट एम्पैथाइज नॉट अडैप्टिंग टू ट्रूथ बियॉन्ड अ पॉइंट। ये कोई बहाने, यू कैन लिव इन दिस कि अरे अब तो हम ऐसे ही रहे हैं सालों तक, तो अब तो हम ऐसे ही चलेंगे। कई प्रथाएं टूटनी होती ना जब सत्य सामने आ गया। चलो मैंने आपको माफ भी कर दिया कि आपको तब सत्य नहीं पता था। पीपल हैव फॉरगिवन परेश रावल। परेश रावल हैज डन सम क्रेजी स्टफ इन द पास्ट, बट पीपल हैव फॉरगिवन हिम एंड सेड कि ठीक है भाई, नहीं पता था इनको। वी आर लार्ज हार्टेड पीपल। आप भी आओ ना, कहो हमें नहीं पता थी इस बारे में बात। झूठ तो मत बोलो ना यार, कम से कम। या आके एक रीजन आर्गुमेंट कर पाओ कि क्यों जो आपको सुनने में आ रहा है वो गलत है। वो भी नहीं होता, आप सिर्फ वर्ड्स देते हो, अरे पोलराइज्ड हो गया, कम्युनल हो गया, डिवाइसिव हो गया, ये हो गया। कैसे हुआ भाई? कुछ तथ्य या तो लाके दो। तथ्य आप लाके दे नहीं सकते हो। रामायण मिल रही है यार आपको मूवी में काम करने के लिए, और आप आके कम्युनल की बात कर रहे हो। लाइक हद होगी। नेशनल अवार्ड कितने बीजेपी, अगर आप, आई प्रिज्यूम दैट डॉक्यूमेंट बीजेपी सरकार, नेशनल अवार्ड बीजेपी ने कितने दिए आपको? तब आपको बस फैक्ट्स नहीं। तो 7 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं इन्हें आज तक, जिसमें से कि 3 इनको 2014 के बाद से मिले हैं। 3, ठीक है, पोनियन सेल्वन, मॉम और एक और तमिल फिल्म है। और इन 3 से पहले भी जो मिला था वो 2002 में मिला था, वो भी बीजेपी की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी। तो इनको नेशनल अवार्ड सारे बीजेपी की ही सरकारों में मेजरली मिले हैं। बीजेपी में भी टैलेंट स्पॉटिंग का एक अद्भुत ही टैलेंट है भाई मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दे दिया, वो तो कैसे हम लोग भूल सकते हैं। वो तो टॉपिक ही अलग है। बीजेपी में तो एक कमाल का टैलेंट है ही है, पर वो एक सेपरेट ही डिस्कशन बन जाएगी। सो थैंक यू करण for border, Bollywood, all this ecosystem, and taking us back into ancient history of Lucknow and how the movie industry started and we'll do something more detailed। इस पे और बहुत सारे किस्से हैं, किसी दिन हम लोग और बैठेंगे इस पे लंबी चर्चा, गपशप करेंगे हम किस्सों पे। थैंक यू करण, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।